about to start. So please, you can go ahead. Okay. Yeah, good evening, everybody, and good evening, Indra ma'am. So आज का जो टॉपिक है दैट इज होम स्कूलिंग विद NIOS एंड हमारे साथ इंदिरा मैम जुड़े हैं. मैम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस. एंड Indra ma'am is the principal of Manuvika School for Inclusion, and she will help us to understand the basic concept of NIOS and NIOS को हम कैसे यूज कर सकते हैं to homeschool our kids. So over to you, ma'am. Please start. Thank you, Shivani ji. Hope may I audible? Yes, ma'am. Okay. नमस्कार, मैं इंदिरा और आज शिवानी जी के मदद से मैं आप लोगों तक NIOS क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताऊंगी और आपके जो भी क्वेरीज होंगे बिल्कुल बेफिक्र होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग NIOS और रिगार्डिंग आपके स्पेशल किड्स हैं या आपके नॉलेज में कोई इस तरह के बच्चे हैं उनके बारे में. तो सबसे पहले NIOS क्या है इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को. NIOS का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग. नाम से ही पता चलता है इट्स अ ओपन स्कूलिंग. जैसे हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की CBSE बोर्ड है, अलग अलग स्टेट में स्टेट बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, इसी तरह से NIOS एक ओपन स्कूलिंग ये भी एक बोर्ड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सौजन्य से चलता है. NIOS की शुरुआत CBSE के पैरेलल में किया गया था 1989 में और उस समय ये सोचा गया था कि जो बच्चे रेगुलर मोड में नहीं पढ़ पा रहे या किसी कारणवश फाइनेंशियली उनका कारण हो सकता है या कोई और कारण हो सकता है, इस वजह से NIOS को बनाया गया भारत सरकार की मदद से और ये सोचा गया कि क्यों ना इस तरह के बच्चों की भी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है वो चालू रहे. इसी को ध्यान में रखते हुए इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में तैयार किया गया था, लेकिन धीरे धीरे जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ HRD है उनके सहयोग से इसको स्वतंत्र भार दिया गया और NIOS भारत सरकार के MHRD के अंदर में कार्यरत है. तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि जिस तरह से CBSE बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, वैसे ही NIOS बोर्ड है. अब हम बात करते हैं कि NIOS में किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, क्या वो करता है, कैसे हमारे बच्चों को बेनिफिट हो सकता है, क्यों बच्चे उसमें इनरोलमेंट करें, ये सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे. अगर शिवानी जी मैं ज़्यादा फास्ट हो रही हूँ तो आप मुझे प्लीज़ रोक दीजिएगा. जी मैम. फिर इसको स्लो करती हूँ. श्योर मैम. NIOS में 4 तरह के स्टेप्स, एजुकेशनल स्टेप्स हैं. सबसे पहले ओपन बेसिक एजुकेशन जिसको OBE के नाम से जाना जाता है. दूसरा सेकेंडरी एजुकेशन जिसको इक्विवेलेंट टू 10th माना जाता है. तीसरा सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन जो इक्विवेलेंट 12th होता है. उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन, किसी भी तरह का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जैसे प्रोग्राम आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं. और इसके अलावा लाइफ इनरिचमेंट प्रोग्राम होता है जो कोई भी व्यक्ति किसी भी अपने समय पे खाली समय में इस तरह के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है. हमारे स्पेशल किड क्यों NIOS को ज्वाइन करें? NIOS एक ओपन स्कूलिंग होने के कारण यहाँ पे रेगुलर सिस्टम कोई नहीं है कि आपको रोज स्कूल जाना ही होगा, आपको सिलेबस फॉलो करना ही होगा, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे नहीं. आपका रोल जो है आप एज ए ओपन स्कूलिंग NIOS को चूज कर सकते हैं अगर बच्चा स्पेशल है या किसी कारणवश CBSE के फॉर्मल एजुकेशन में नहीं फिट बैठ रहा है या उसकी एज बहुत हो चुकी है या ऐसे कई मेडिकल इश्यूज उसके साथ है जिसके कारण वो रेगुलर स्कूलिंग में रोज नहीं जा सकता है. रिबीट मिलने के बाद भी वो अपने एजुकेशन को रेगुलर नहीं कर पाता. इस तरह के इन बच्चों के साथ उसके अलावा डिसएडवांटेज ग्रुप वाले बच्चे वो भी इसमें पढ़ सकते हैं. ड्रॉप आउट, स्कूल ड्रॉप आउट के जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इसमें पढ़ सकते हैं. और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो हमारे स्पेशल किड्स होते हैं, हमारे स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, वो भी इसके माध्यम से अपनी एजुकेशन
जारी रख सकते हैं। सबसे बेसिक है कि ओपन बेसिक एजुकेशन में हमारे बच्चे कैसे एंटर करें। ओपन बेसिक एजुकेशन के अंदर में उसके 3 पार्ट होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं, जिसको लेवल ए, लेवल बी और लेवल सी के नाम से जाना जाता है। लेवल ए मीन्स इक्विवेलेंट टू क्लास 3rd, लेवल बी इक्विवेलेंट टू क्लास 5th एंड लेवल सी इक्विवेलेंट टू क्लास 8th। अर्थात जो भी बच्चा किसी भी एज में आना चाहे वो इन तीनों लेवल्स में से किसी भी एज में एंटर कर सकता है। लेकिन एनआईओएस के कुछ मिनिमम एज क्राइटेरिया है कि हर लेवल में जाने से पहले पहले आपको इतना एज तो बच्चे का होना ही होना चाहिए। इससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि जब आरटी एजुकेशन चालू हुआ था, राइट टू एजुकेशन सबके लिए चालू हुआ था 2000 में, तो कहा गया कि कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, हर बच्चे को स्कूली शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। इसको ध्यान में रखते हुए सभी स्कूलों को गाइडलाइन दिया गया, दिशा निर्देश दी गई कि आप किसी भी बच्चों को मना नहीं करेंगे स्कूल में लाने के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा स्कूल के पास जाता और उसका एज उस पर्टिकुलर क्लास से ज्यादा होता, जैसे अगर 14 साल का बच्चा क्लास 3rd में तो एडमिशन नहीं ले सकता, 14 साल का बच्चा क्लास 5th में एडमिशन तो नहीं ले सकता। तो ये जो एज क्राइटेरिया थी, इस एज क्राइटेरिया के कारण स्कूल डिनाई कर देते थे बच्चों को एडमिशन लेने से। कारण कोई भी हो, उनको उनकी डिसेबिलिटी दिख रही है, उनको उनका और भी कुछ कारण दिख रहा है, बट ये एक एज क्राइटेरिया उनके लिए एक मेजर पॉइंट था जिस कारण से वो बच्चों को मना कर सकते थे एडमिशन के। और यही कारण रहा कि एनआईओएस में बच्चों की संख्या बढ़ती गई और किसी भी एज के बच्चे किसी भी उम्र में कोई भी क्लास का एजुकेशन ले सकते हैं। अब जाने कि किस किस जो लेवल ए में है उसके लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो लेवल ए जैसे क्लास इक्विवेलेंट टू 3rd का एजुकेशन देती है, तो इसके लिए मिनिमम एज 7+ होना चाहिए। लेवल बी मीन्स क्लास 5th, इसके लिए मिनिमम एज बच्चे का 9+ होना चाहिए। और लेवल सी यानी क्लास 8, इसमें बच्चे का मिनिमम एज 12+ होना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे तो जो मिनिमम एज यहाँ पे दिया गया है वो वैसे ही एज दिया गया है जैसे आपके बच्चे सीबीएसई में या स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उनको यहाँ पे एज ये सारा दिया गया है। बच्चे आराम से इस एज में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये एक मिनिमम एज क्राइटेरिया। अगर कोई बच्चा 12 साल का हो गया या 15 साल का हो गया फिर भी वो क्लास 3rd का एजुकेशन लेना चाहता है, तो इसमें कोई मनाही नहीं है। 15 साल या 12 साल का बच्चा भी क्लास 3rd को ले सकता है। डिपेंड करता है कि उसकी नीड क्या है और क्या वो तैयार है उस पर्टिकुलर क्लास के लिए कि नहीं। इसके बाद कई बार काम होते गया, चलते गए, और एनआईएस फुल फॉर्म में अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर ये काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि हर बच्चे को एजुकेशन के बाद एक सर्टिफिकेशन की आवश्यकता होती है। यस, एनआईओएस का ये अहम रोल है, ये मेन रोल है कि जो बच्चे किसी भी लेवल को कंप्लीट करते हैं उनको सर्टिफिकेशन एनआईओएस के माध्यम से दी जाती है। लेकिन एनआईओएस डायरेक्ट एडमिशन आपके बच्चे का अपने यहाँ नहीं करता है। एनआईओएस के कई सारे स्टडी सेंटर होते हैं हर स्टेट में, अलग अलग स्टेट में, और एक स्टेट में कई सारे, हो सकता है डिस्ट्रिक्ट वाइज या हो सकता है जो भी उनके सेंटर्स है, कई सारे सेंटर्स होते हैं। तो जो पेरेंट्स हैं या कैंडिडेट है वो अपनी सुविधा अनुसार स्टडी सेंटर का चॉइस ले सकता है, चुनाव कर सकता है। सबसे मेन रोल पेरेंट्स का यहाँ पे आता है, या जो स्टूडेंट अपने आप एडमिशन करते हैं उनका अहम रोल ये आता है कि जब वो एडमिशन कर रहे हैं तो वो सही स्टडी सेंटर का चुनाव करें। कई बार ऐसा होता है कि एनआईओएस के डैशबोर्ड पे, मतलब वेबसाइट पे, जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं आपको कई सारे स्टडी सेंटर का लिस्ट मिलते हैं वहाँ पे। अगर वो लिस्ट एग्जिस्ट है कि नहीं है इसकी भी जानकारी आपको खुद लेनी है। आपको वहाँ पे वो ब्लिंक नहीं करेगा कि ये सेंटर एग्जिस्ट है या नहीं है। तो जब भी आप एडमिशन के लिए बैठे तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखें कि आप कौन से स्टडी सेंटर को चूज करने जा रहे हैं। हर स्टेट वाइज स्टडी सेंटर होता है, तो इसीलिए
अगर कोई यूपी का स्टूडेंट है तो उसको स्टडी सेंटर यूपी में ही मिलेगा, अगर कोई दिल्ली का है तो उसको दिल्ली में मिलेगा, अगर कोई एमपी का है तो उसको एमपी में मिलेगा। एक स्टेट से अदर स्टेट में स्टडी सेंटर नहीं मिलता है। सिर्फ दिल्ली रीजनल सेंटर के लिए, वो भी सिर्फ ओपन बेसिक एजुकेशन के जो लेवल्स हैं उसमें ये छूट दी गई है कि दिल्ली और एनसीआर के स्टूडेंट दिल्ली का सेंटर चूज कर सकते हैं, क्योंकि उन सब का मिला जुला एक रीजनल सेंटर है। लेकिन जैसे ही वो हरियाणा चला जाता है तो उसका रीजनल सेंटर अलग हो जाता है, तो आपको हरियाणा स्टेट में आपके नियर डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी स्टडी सेंटर है आपको वहां पे उसका चुनाव करना पड़ेगा। तो ये सारा आपको एडमिशन से पहले स्टडी सेंटर को देखना समझना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या पढ़ेगा बच्चा। अगर वो एडमिशन लेता है तो आखिर पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा। तो इसकी जिम्मेवारी भी स्टडी सेंटर की है कि उनके यहाँ कौन सा करिकुलम फॉलो किया जाए। मैं ये स्पेशली ओबीई के बारे में बता रही हूँ, मैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के बारे में बाद में बात करूँगी। ओबीई में जब आप स्टडी सेंटर का चुनाव करते हैं तो आपको वहां पे स्टडी सेंटर से बात करनी होगी कि वो किस तरह का करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। क्या वो एनसीईआरटी का करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, क्या वो किसी और पब्लिकेशन का फॉलो कर रहे हैं, या फिर वो एनआईओएस का जो एडल्ट एजुकेशन है करिकुलम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसकी जानकारी के बाद आप बच्चे को अपना पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। लेवल ए और बी में बच्चे कुल 5 सब्जेक्ट का चूज करेंगे। 5 इज कंपलसरी सब्जेक्ट, और इन 5 सब्जेक्ट्स में उनके पास जो चीजें हैं जिसमें से बताना चाहूंगी कि लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश, इसमें से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं या फिर वो 2 लैंग्वेज भी ले सकते हैं। मिनिमम 5 होना चाहिए, मैक्सिमम आपके पास 7 का ऑप्शन है, आप 7 तक जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास 3 बेसिक सब्जेक्ट जो पाइपलाइन में होते हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। इट्स ईवीएस, मैथ्स एंड बेसिक कंप्यूटर। ये 3 सब्जेक्ट आपको चूज करना है। एंड आफ्टर दैट आपको एक प्री वोकेशनल लेवल ए और बी में, और लेवल सी में जाके वोकेशनल सब्जेक्ट हो जाता है। ये आपके पास एन नंबर ऑफ लिस्ट दिए हुए हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट है, बेकरी है, पेंटिंग है, गार्डनिंग है, एग्रीकल्चर है, इस योगा है, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट के लिस्ट दिए हुए हैं। इसमें से कोई भी सब्जेक्ट आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपने स्टूडेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 5 सब्जेक्ट होता है जिसको लेके आपको अपने बच्चे की स्टडी करवानी है, तैयार करनी है। जैसे ही बच्चा लेवल सी में एडमिशन लेता है, यानी क्लास इक्विवेलेंट 8 के लिए, तो यहाँ पे 5 मिनिमम सब्जेक्ट की जगह 6 सब्जेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जैसे बच्चा इसमें 5th से 6th में जाता है, मिडिल एजुकेशन में जाता है, तो वहाँ पे ईवीएस सब्जेक्ट 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं, सोशल साइंस और साइंस में। तो अगेन यहाँ पे स्टार्ट होगा 1 लैंग्वेज प्लस 4 कंपलसरी सब्जेक्ट। 4 कंपलसरी सब्जेक्ट में होंगे आपके पास मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, बेसिक कंप्यूटर। ये 4 आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं। आफ्टर दैट 1 वोकेशनल सब्जेक्ट आपको लेना है, जो आप ओवरऑल ये सारे 6 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन लेके अपने बच्चे को स्टडी के लिए तैयार कर सकते हैं। होप यहाँ तक सोनिया जी सबको समझ में आया होगा। मैम मेरी एक क्वेरी थी यहाँ पर। एक तो मैम जो आप स्टडी सेंटर की बात कर रहे हैं, ये कंपलसरी होता है ज्वाइन करना? क्या ऐसी भी ऑप्शन होती है कि बिना स्टडी सेंटर के भी आप घर में रह के पढ़ाई कर सकते हो, देन यू कैन अपीयर फॉर द एग्जाम? स्टडी सेंटर आपके रेगुलर पढ़ाई के लिए नहीं है, वो आपका एग्जाम सेंटर ही होता है। अच्छा। आपको लेकिन स्टडी सेंटर इसलिए चूज करना है कि आखिर स्टडी सेंटर कौन सा करिकुलम फॉलो कर रहा है, वो किस तरह का क्वेश्चन पेपर, जब एग्जाम का टाइम आएगा तो किस तरह का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्योंकि लेवल ए, बी और सी में एनआईओएस क्वेश्चन पेपर सेट नहीं करती है। क्वेश्चन पेपर सेट करने का काम स्टडी सेंटर का होता है। अच्छा, तो स्टूडेंट जो ज्वाइन कर रहा है तो स्टडी सेंटर उसी हिसाब से उसको पढ़ाएगा जिस हिसाब से वो पेपर सेट करता है, और वही पेपर उसको, आई मीन इट इज फॉर द ईज ऑफ स्टडिंग बेसिकली। स्टडी सेंटर का वर्क है नहीं कि वो स्टूडेंट को पढ़ाए। अच्छा, वो एज ए एग्जाम सेंटर आप उसको समझिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपके स्टडी सेंटर में कोई
एनआईएस का करिकुलम फॉलो कर रहा है और आपने बच्चे को एनसीईआरटी का सिलेबस के हिसाब से रेडी करवा दिया, तो जब वहां पे वो बच्चा एग्जाम देने गया तो वहां पे तो उसका क्लास कर गया ना, वो तैयारी तो एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से करके आया था। बेसिक चीजें क्लास 3rd 5th 8th में वही रहेंगी, लेकिन जब हम करिकुलम और सिलेबस की बात करते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें चेंजेस हो जाती है अलग अलग करिकुलम के हिसाब से। चीज समझना जरूरी है कि आप स्टडी सेंटर कौन सा चूज कर रहे हैं। एक क्वेश्चन और है मैम, आपने वहाँ बात की थी मिनिमम एज इज 7, 9 and 12 रिस्पेक्टिवली फॉर लेवल A, B and C। तो ये कौन सी डेट से इसको मानते हैं, मतलब कौन जैसे 30 मार्च तक बच्चे का एज मिनिमम इतना होना चाहिए। स्टार्टिंग ऑफ एकेडमिक ईयर जो है वो वाला 30 मार्च। जी, जी। इसमें कोई मैक्सिमम एज भी होती है मैम? नो मैक्सिमम एज, मिनिमम एज इज कंपलसरी, नो मैक्सिमम एज। ओके मैम, ओके मैम, यू कैन कंटिन्यू। अब अभी आपके चैट बॉक्स में एक मैम ने लिखा है कि कौन किताबें प्रोवाइड करवाता है, तो आपका काम है किताबें लेना। एनआईएस आपको सिर्फ एक फैसिलिटी दे रहा है एज ए एग्जाम सेंटर, स्टडी सेंटर के रूप में, ठीक है। तो बुक्स आपको लेना है, आप उस स्टडी सेंटर से कांटेक्ट कीजिए कि वो करिकुलम कौन सा फॉलो कर रहे हैं, वो बुक्स आप परचेज कीजिए और उस हिसाब से बच्चे को तैयार कीजिए। अगर आपका सेंटर एनआईएस के सिलेबस को फॉलो कर रहा तो आप एनआईएस के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे लेवल के हिसाब से बुक्स दिए हुए हैं, उसको डाउनलोड कीजिए और उसके अकॉर्डिंग बच्चे को तैयार कीजिए, ठीक है। लेकिन ये मानना जरूरी होगा, ये जानना बहुत जरूरी होगा कि स्टडी सेंटर कौन से करिकुलम को फॉलो करता है। विदाउट उसके आप अगर तैयारी करवाते हैं तो कहीं ना कुछ कमी रह जाएगी, ठीक है। इज एनआईएस फॉलो, ठीक है, मैं अभी सवाल आप लोगों के ले लूंगी, मैं साथ के साथ। यस, इज एनआईएस फॉलो एनसीईआरटी बुक्स। सर, जो भी एनआईएस कंपलसरी नहीं है कि वो एनसीईआरटी का बुक फॉलो करे। एनआईएस का जो स्टडी सेंटर होता है ना, वो इस काम को कर रहा है, तो इस स्टडी सेंटर को पता होगा कि वो एनसीईआरटी का फॉलो कर रहा है या एनआईएस का फॉलो कर रहा है। यही दो मोस्टली जाते हैं और इसी हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अब कई बार बात ये आती है कि मैडम, मैं सिर्फ बच्चे को क्लास 3rd में ले जाऊं पढ़ाने के लिए, तैयार करने के लिए, बच्चा क्लास 3rd का पढ़ लेगा क्या? ठीक है, ये सवाल हमारे पास आता है क्योंकि मेरे बच्चे का कोई बेस नहीं है, उसने अभी तक कोई एजुकेशन स्टार्ट नहीं की। मैं आप सबको बता दूं कि एनआईएस में एक बार एडमिशन करने के बाद आपके पास 5 साल तक का टाइम लिमिट होता है। एक लेवल में एडमिशन कराने के बाद आपके पास 5 साल का टाइम लिमिट होता है। आप इन 5 इयर्स में बच्चे के एजुकेशन को तैयार कर सकते हैं। आपको लगता है कि आज आपने एडमिशन किया है, आप वेरी नेक्स्ट ईयर बच्चे को एग्जाम देने के लिए रेडी कर रहे हैं, वेल एंड गुड, आप उसको तैयार कर दीजिए, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा बच्चा अभी तैयार नहीं है एग्जाम के लिए, तो आप जो भी एनआईएस का करिकुलम या जो भी स्टडी सेंटर आप चूज करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग करिकुलम को धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए बच्चे को पढ़ाना। जब बच्चा 7+ का हो जाए, आप उस ईयर एडमिशन लीजिए और वेरी नेक्स्ट ईयर आप बच्चे का क्लास 3rd कंप्लीट करवा सकते हैं। मैं ये कभी इनकरेज नहीं करूंगी कि आप बच्चे को 1 साल में एडमिशन ले लीजिए और 5 साल तक आप उसको लगाते चलिए। बच्चे में कैपेबिलिटी होती है, सिलेबस उतना बहुत टफ नहीं होता है लेवल A का, ठीक है। तो आप अगर छोटे छोटे चीजों को स्टार्ट करेंगे बच्चे को देना, तो बच्चे बहुत अच्छे से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 इयर्स में कंप्लीट कर लेते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगता। तो यहाँ पे आपके पास टाइम लिमिटेशन है, आपके पास एज लिमिटेशन है, आपके पास सब्जेक्ट वोकेशनल की चूज करने के लिमिट है। आप बहुत अच्छे से उसको चूज कर सकते हैं और उसके लिए रेडी हो सकते हैं। यस, किसी ने लिखा है कि 11 इयर्स का उनका बच्चा है, क्या वो क्लास 5 दे सकता है? यस, डेफिनेटली दे सकता है, क्योंकि उसका मिनिमम एज 9+ से ऊपर हो चुका है, तो डायरेक्ट लेवल B को भी दे सकता है। पहले ही मैंने कहा कि कोई भी बच्चा अगर इस एज को कंप्लीट कर लेता है और वो डायरेक्ट किसी भी लेवल में जाना चाहता है, तो वो जा सकता है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये तो हमारा पूरा ओपन बेसिक एजुकेशन का होगा। ओपन बेसिक एजुकेशन का में एज ए स्टडी सेंटर का क्या रोल होता है? स्टडी सेंटर के पास, जो भी स्टडी सेंटर आप चूज करते हैं, उसके पास आपका डाटा आ जाता है।
स्टडी सेंटर के पास आपका ना ईमेल होता है ना आपका फोन नंबर होता है, उनके डैशबोर्ड से ही वो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। ये इंफॉर्मेशन डायरेक्ट एनआईओएस को जाती है। एनआईओएस आपके ईमेल आईडी पे आपको ये मैसेज कन्वे करता है कि बच्चे का एग्जाम इस डेट से इस डेट को होने वाला है। या फिर अगर आप बिल्कुल स्टडी सेंटर से नहीं जुड़े हैं तो आपके डैशबोर्ड पे एक मैसेज ब्लिंक करता हुआ आएगा, वो आपको देखना है, या आपको ईमेल आईडी जो आपने दे रखा है उसको चूज कीजिए और वहां पे चेक कीजिए, वहां पे आपको एग्जामिनेशन के इंफॉर्मेशन एट अ टाइम ऑफ एग्जामिनेशन मिल जाता है। एडमिशन कब से होता है, एग्जाम कब होता है, ये बहुत मैंडेटरी डेट आपको जानना जरूरी है। एडमिशन हर एकेडमिक ईयर के अप्रैल से स्टार्ट होता है और वो जून तक चलता है। इस दौरान कोविड के दौरान सेशन थोड़े से और आगे है, मतलब ये एडमिशन सितंबर और एटलीस्ट कई बार तो अक्टूबर तक भी एडमिशन चलता है। और इसके बाद एग्जामिनेशन वेरी नेक्स्ट ईयर फरवरी और मार्च के बीच में अकॉर्डिंग टू स्टडी सेंटर जो डेट प्रोवाइड करवाती है, जो अप्रूवल होता है उस डेट का, उसके अकॉर्डिंग फरवरी और मार्च के बीच में एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। एग्जाम आपको स्टडी सेंटर पे जाके ही देना है, ऑनलाइन एग्जाम की कोई व्यवस्था नहीं है। एग्जाम हमेशा ऑफलाइन ही होता है और स्टडी सेंटर पे ही होता है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि जो भी स्टडी सेंटर चूज कर रहे हैं वो आपको ध्यान में रखना है कि वो स्टडी सेंटर मेरा है कहाँ, कितनी दूरी पे है, मुझे कैसे जाना है, ये सारी चीजें आपको पहले से जाननी चाहिए। और हमेशा अगर ये इंफॉर्मेशन आप लेके रखते हैं तो आपके लिए फायदा होगा। जब बच्चा एग्जाम फरवरी मार्च में दे देता है, मैंने आपको पहले बताया कि स्टडी सेंटर की जिम्मेवारी होती है कि वो क्वेश्चन पेपर सेट करता है, उसके पेपर सेट किए हुए जो रीजनल सेंटर होता है वो अप्रूव करता है और उसके बाद उस पेपर के हिसाब से बच्चों का एग्जाम होता है। एग्जामिनेशन के 3 से 4 महीने के बाद बच्चे का रिजल्ट आता है। रिजल्ट का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके स्टडी सेंटर पे ही जाएगा, इसीलिए आपको स्टडी सेंटर का चुनाव, उसके साथ कांटेक्ट बनाना बहुत ही कंपलसरी है। और जब आपका रिजल्ट उनके पास जाता है तो स्टडी सेंटर की जिम्मेवारी होती है कि अगेन डैशबोर्ड से आपको इंफॉर्मेशन दे, या फिर आपके पास उनका नंबर है, आपने उनको अपना नंबर शेयर किया है तो वो आपके को कॉल करके भी इन्फॉर्म करेगी कि आपका रिजल्ट आया है, आप आके ले जाओ। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया ओपन बेसिक एजुकेशन में होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी के। अच्छा, इससे पहले मैं एक बार आप लोगों को एडमिशन का प्रोसेस समझा दूं कि एडमिशन करना कैसे है। जिसके लिए भी एडमिशन आप करने जा रहे हैं उनके पेरेंट्स का एक ईमेल आईडी और एक वैलिड फोन नंबर कंपलसरी है। ये दोनों फोन पे आप एनआईओएस के होम पेज पे जाइए। होम पेज पे जाने के बाद स्टूडेंट लॉगिन पे जाना होता है। स्टूडेंट लॉगिन पे जाएंगे तो आप जिस स्टेट के हैं वो वहाँ पे आप स्टेट का चुनाव करें, वहाँ पे अपने बच्चे का डिटेल्स भरें। डिटेल्स भरने के बाद आप किस मोड में कौन सा आइडेंटिटी बच्चे का देना चाहते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आप आइडेंटिटी देना चाहते हैं उस आइडेंटिटी की नंबर वहाँ पे आपको देनी होगी। आपका एक ईमेल आईडी और एक वैलिड फोन नंबर देना होगा। उसके बाद तुरंत जैसे आप उसको सबमिट करते हैं दोनों चीज़ों पे ओटीपी आता है। दोनों चीज़ों का ओटीपी आपको वहाँ पे फिल करना है। ओटीपी फिल करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप खुलता है। जैसे ही आपने ओटीपी फिल किया आपके मेल पे एनआईओएस की तरफ से एक मेल आ जाता है और एक आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आप पूरी की पूरी प्रक्रिया फिल कर दे, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, स्टडी सेंटर का चूज करना, सब्जेक्ट चूज करना, ईच एंड एवरीथिंग आप वहाँ पे कर दीजिए। करने के बाद आप सबसे लास्ट में पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे और आप पे करेंगे। पेमेंट बहुत ही मिनिमम है। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि एनआईओएस में एडमिशन के लिए आपको लेवल ए के लिए मिनिमम 350, लेवल बी के लिए 550 और लेवल सी के लिए 850 रुपीज सबमिट करना होता है। ये अमाउंट डायरेक्ट एनआईओएस के को ही जाता है, इसीलिए आप, और इसमें कोई रिबेट नहीं है, इस अमाउंट में कोई रिबेट नहीं है। आपके को ये अमाउंट पे करना होगा तभी आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर आप ये नहीं अमाउंट करेंगे, आप सिर्फ लॉगिन करके डाटा भर के छोड़ देंगे तो आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। आपके ईमेल आईडी पे जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड आता है वो आप संभाल के रखें।
जब भी आपको एक्सेस करना है, अगेन स्टूडेंट लॉगिन पे जाइए, अपना ईमेल आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल कीजिए और उसके बाद बच्चे का डैशबोर्ड खुल जाता है। डैशबोर्ड पे ईच एंड एवरीथिंग फ्लक्चुएट करता रहेगा, पूरे फॉर्म, बच्चे का पेमेंट हिस्ट्री, आई कार्ड, बच्चे का कौन सा स्टडी सेंटर है, कौन सा नोडल सेंटर है, कौन सा रीजनल सेंटर है, क्या इंफॉर्मेशन है, कब एग्जाम होंगे, ये पूरा का पूरा एक डैशबोर्ड होता है। वो डैशबोर्ड पे आपको टाइम टू टाइम चेक करना होता है कि अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो डैशबोर्ड पे भी दिखता है। विद इन द 10 to 15 डेज आपका एडमिशन कंफर्म होता है। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन में कहीं कोई छूट गया है या कहीं कोई प्रॉब्लम है, विजिबल नहीं है, तो वहाँ साइड में नोटिफिकेशन ब्लिंक करता हुआ नजर आएगा, उस नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए और आप वहाँ पे देखिए जो भी कमी है उसको दोबारा से आप अपलोड कीजिए और अपलोड करने के बाद फिर आपको 2-4 दिन लगेंगे एडमिशन कंफर्म होने के बाद। उसके बाद एडमिशन आपका कंफर्म होगा। जैसे ही आपका एडमिशन कंफर्म होता है, आई कार्ड वाले कॉलम में आपका आई कार्ड प्रिंट करता हुआ लिखा हुआ दिखेगा, आप उसको क्लिक कीजिए, आई कार्ड अपना प्रिंट निकालिए और अपने पास रख लीजिए। अगर आप एडमिशन कंफर्म हो गया उसके बाद अगर आप स्टडी सेंटर चेंज करना चाहते हैं, अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, अगर कोई नाम की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है उसको बदलना चाहते हैं, तो ये सारी सुविधाएं भी दी गई है। लेकिन इसके लिए आपको वहाँ पे अलग से पेमेंट करना पड़ता है जो ई सर्विस के माध्यम से होता है, और आप वहाँ पे जाके पेमेंट करेंगे तो आपको वो फैसिलिटी मिलेगा। अगेन आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप जाके डैशबोर्ड को फिर से एक्सेस कर पाएंगे और वहाँ पे जो भी कमी है या जो भी चेंजेस करना है आप उसको कीजिए, वापस से पेमेंट कीजिए और तब आपका वो चेंज होके आपके वापस से डैशबोर्ड पे आ जाएगा। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया एडमिशन की है। और ऐसे ही एडमिशन चाहे आप सेकेंडरी में करें, चाहे सीनियर सेकेंडरी में करें, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम में करें, किसी में भी करें, एडमिशन का प्रोसेस इसी मोड में जाना होता है। पहले एडमिशन, आज से 3 साल पहले एडमिशन ऑफलाइन होता था, साथ में स्टडी सेंटर के थ्रू कैंडिडेट का लिस्ट जाता था, लेकिन अब ये सारे सिस्टम खत्म हो गए हैं। पेरेंट्स अपने आप भी कर सकते हैं और स्टडी सेंटर के माध्यम से भी एडमिशन करवा सकते हैं। हर स्टडी सेंटर हो सकता है कि एडमिशन करने के आपसे कोई चार्जेस ले, तो वो आपको पे करना चाहिए क्योंकि उसमें बहुत सारे टाइम लगते हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो उसके लिए आपको करना चाहिए। यस, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपको रिबेट चाहिए कि आपको एग्जामिनेशन के टाइम में स्क्राइब चाहिए, अभी मैं एग्जाम के पार्ट पे ही आ रही थी, एग्जामिनेशन के टाइम पे अगर आपको रिबेट चाहिए कि अगर आपको एक्स्ट्रा आवर्स चाहिए, आपको एक्स्ट्रा स्क्राइबर चाहिए या कुछ भी ऐसी सुविधाएं चाहिए, आपको कंप्यूटर पे एग्जाम देना है, अगर ऐसी सुविधाएं चाहिए तो उसके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है एट अ टाइम ऑफ एडमिशन। अगर आप वो नहीं देते हैं तो स्टडी सेंटर को नहीं पता चलेगा कि बच्चा डिसेबल है या नॉन डिसेबल है, फिर तो वो नॉन डिसेबिलिटी के कैटेगरी में रखेगा, जैसे सबका एग्जाम होता है वैसे उसका एग्जाम की बात मैं अभी करूं तो जिस भी स्टडी सेंटर के साथ आप जुड़े हैं, आपके पास एग्जामिनेशन के लिए आप वहां पे जाएंगे, हो सकता है उनके अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का कोई प्रोसेस हो, आप उसको फिल कीजिए और उसके बाद जो भी डेट शीट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। आप उस पर्टिकुलर डेट शीट के अकॉर्डिंग आइए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिए, जो भी एग्जाम का मोड है। एग्जाम का मोड वर्बली और थ्योरेटिकल दोनों होता है, 80-20 का रेशियो होता है। 80 नंबर के आपको थ्योरेटिकल होंगे और 20 नंबर का आपका वाइवा या ओरल, जो भी आप कहिए, इस तरह के एग्जाम होते हैं बच्चों का। एग्जाम सेंटर, स्टडी सेंटर एज ए एग्जाम सेंटर, वो आपके पूरे एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे और उसके बाद अगर उनके पास आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बच्चे का होगा तो आप जो भी फैसिलिटी चाहते हैं, एक एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, एक फॉर्म सबमिट कीजिए, तो वो फैसिलिटी फिर वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे और इसके बाद आप एग्जाम वहाँ पे करेंगे। फिर स्टडी सेंटर का काम होता है तो पूरा इवैल्यूएशन करना है, इवैल्यूएशन करके सारे क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट वापस से रीजनल सेंटर को भेजना, रीजनल सेंटर उसको दोबारा से रीचेक करती है और उसके बाद रिजल्ट तैयार होता है। तैयार होकर वापस से प्रॉपर एक सर्टिफिकेट, जैसे आपको अदर बोर्ड से मिलते होंगे अपने बच्चों के लिए, मेन स्ट्रीम स्टूडेंट के लिए, वैसे ही आपको एनआईओएस से बच्चों के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा और ये सर्टिफिकेट उतना ही इक्विवेलेंट टू सीबीएसई है, स्टेट बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है, पूरे हिंदुस्तान में
पूरे वर्ल्ड में एनआईओएस का सर्टिफिकेट मान्य है। कहीं भी एनआईओएस के सर्टिफिकेट की मान्यता नहीं है, ऐसा नहीं देखा गया है और ऐसा है नहीं। ठीक है, तो ये भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर कोई बच्चा एनआईओएस से पढ़ता है तो उसका उतना ही बराबर है जितना वो अदर बोर्ड से पढ़ सकता है। जी, यहाँ तक कोई सवाल हो किसी का तो पूछ सकते हैं। मैम आई हैव वन क्वेश्चन कि रजिस्ट्रेशन के बाद लाइक आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल टेक टू गेट दिस सिलेबस? नो, सिलेबस के लिए आपको स्टडी सेंटर से बात करनी पड़ेगी, आपको उनको Okay. कांटेक्ट करना पड़ेगा कि उनके Okay. पास कौन सा करिकुलम चल रहा है। ओके ठीक है, ओके सिलेबस होल समझ- सिलेबस पढ़ना पड़ता है, इसमें कोई पार्ट सिलेबस नहीं होता। पूरा सिलेबस एग्जाम एक ही बार होता है, फाइनल एग्जाम, तो आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। तो वो हमें सिलेबस पूरा सिलेबस स्टडी सेंटर से ही मिलेगा, स्टडी ऑनलाइन ऐसा सेंटर कुछ से नहीं है? मैडम करिकुलम मिलेगा आपको, तो वो कौन सा करिकुलम करिकुलम ही फॉलो कर रहे हैं। राइट। हाँ जी, एनसीईआरटी कर रहे हैं तो आप एनसीईआरटी का बुक परचेज कर लीजिए, एनआईओएस का कर रहे हैं तो एनआईओएस के वेबसाइट पे जाइए, पूरा बुक डाउनलोड कर लीजिए। तो नहीं, इट्स आवर चॉइस कि हमें कौन सा करना है, या हमें स्टडी सेंटर वाले ही बताते हैं कि एनसीईआरटी है यस, एनआईओएस है? स्टडी सेंटर वाले ही बताते हैं। मैंने आपको दोनों जगह से आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे बुक्स वो बता दिया। ओके ठीक है ठीक। Ma'am, there is a concept of on-demand exam also. Can you please explain that? ऑन डिमांड एग्जाम सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में होता है, नॉट इन ओबी। अगर Okay. ओबी समझ में आ गया तो मैं आगे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पे जाऊँ। Okay, ma'am. I think almost all the queries regarding OB have been answered. So, can we move to the next level then? I have one There is question. a- या टेल मी Yeah. रूबी। या तो अगर मैम कहीं बीच में हमें स्टडी सेंटर चेंज करने की जरूरत पड़ती, लाइक 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर के बाद, तो जो पैटर्न है अगर उस पैटर्न वो सेम डिफरेंट होता है, जैसे एनसीईआरटी अगर मेरे पहले स्टडी सेंटर में है, नेक्स्ट टाइम कोई दूसरा होता है, तो कितना फर्क पड़ेगा लाइक एजुकेशन पैटर्न में? नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा चीजें वही होती है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा क्वेश्चंस का क्वेश्चन जो पैटर्न होता है ना वो एनआईओएस का फिक्स है, वैसा ही पैटर्न चाहे कोई भी स्टडी सेंटर हो, पैटर्न उसको वैसे ही फॉलो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन के पैटर्न में फॉर्मिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अगर कभी एनसीईआरटी का बुक उठा के देखिए और कभी एनआईओएस का सिलेबस उठा के देखिए, तो आपको कॉन्सेप्ट अगर प्लस पढ़ाना है तो प्लस पढ़ाने के तरीके अलग होंगे, लेकिन पढ़ाया तो प्लस ही जाएगा, एडिशन ही पढ़ाया जाएगा। क्लास थर्ड में अगर किसी बच्चे को इन्वायरमेंटल साइंस का इतना पता होना चाहिए, तो जैसे हमारे पास अदर बहुत सारे पब्लिकेशन के बुक्स होते हैं ना, स्कूल अपना मैंडेटरी करता है कि तुम मेरे यहाँ से बुक खरीदो, क्योंकि उनके यहाँ ये पब्लिकेशन चलता है। चैप्टर्स बीच बीच में बदल जाते हैं, इसीलिए बच्चों को भी आसानी रहता है, पेरेंट्स को भी आसानी रहता है कि वो स्कूल से मटेरियल खरीदते हैं कि ठीक है भाई स्कूल जैसा चला रहा है वैसे ही फॉलो करें। लेकिन यहाँ पे दो ही मैंडेटरी करिकुलम मोस्टली स्टडी सेंटर में देखा जाता है, चाहे वो एनसीईआरटी फॉलो करेगा चाहे वो एनआईओएस का फॉलो करेगा। अदर पब्लिकेशन बहुत रेयर होता है। मैम मेरे क्लास क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस ओबी। मैम इसमें लेवल्स है ना, ए बी सी, सो एज स्पेसिफिक है क्या मैम? लाइक यू नो 7 इयर्स का बच्चा है अगर, तो उसने एडमिशन लिया तो ही इज इन ए, तो ए मींस क्लास 3, या ओके, एंड बी एंड सी मींस? बी मींस 9+ होना चाहिए मिनिमम एज, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। बी इज इक्विवेलेंट टू क्लास 5 एंड सी इज इक्विवेलेंट टू क्लास 8। ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच। मैम वन लास्ट क्वेरी हियर, जैसे हाँ। अभी बच्चे का मतलब बच्चे की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है उस पर भी डिपेंड करता होगा। जैसे माय सन इज 10 इयर्स, लेकिन अभी क्या है कि उसको मतलब एकेडमिक्स में है ही नहीं इंटरेस्ट, तो ही नोज वेरी लिटिल लाइक अल्फाबेट्स पता होंगे या माइनर, तो वो उस हिसाब से कैसे कंसीडर करते हैं फिर ये? ओके, अगर आपको लगता है कि बच्चा 10 इयर्स का हो गया और अभी बहुत बेसिक से बेसिक एजुकेशन में है, ठीक है। हाँ, अच्छा, अब हम क्या करेंगे? मान लीजिए कोई बच्चा, मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूंगी आपको कि किसी को शू लेसेस नहीं बांधना आता और हम समझते हैं कि बच्चे को शू लेसेस बांधना आना चाहिए,
या नाड़ा बांधना नहीं आता है, नाड़ा बांधना चाहिए, बेल्ट लगाना नहीं आता तो बेल्ट लगाना चाहिए। बेसिक बेसिक चीजें बहुत जरूरी है। या बटन नहीं लगाना आता है पर बटन लगाना आना चाहिए, भाई शर्ट पहनेगा तो बटन तो लगाएगा, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा 15-16 साल का भी हो गया, इस तरह के काम नहीं करता है, तो फिर क्या करेंगे? उसको उसी में छोड़ेंगे या उसका अल्टरनेट चेंज करेंगे? तो हम क्या करते हैं अपने स्पेशल एजुकेशन में, शर्ट के बटन की जगह शर्ट हटाओ जी, टी शर्ट ले आओ। आप लेसेस की जगह वेलक्रो ले आओ, विदाउट लेसेस वाले शूज ले आओ, नारा की जगह आप इलास्टिक पैंट ले आओ, ठीक है। हमारे स्पेशल एजुकेशन में बहुत सारी चीजें होती है कि बच्चे को किस तरह से मॉडिफाई करके वो चीजें आसानी से उसके को सिखाया जा सकता है। अब अगर मेरी बात रही कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा पढ़े, उसके पास कुछ तो लेवल का कोई भी छोटा मोटा भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। मान लीजिए बच्चे को अल्फाबेट्स नहीं आता, काउंटिंग नहीं आती, मोस्टली हमारे पास 98% बच्चे को लिखना नहीं आता है, और लेकिन उसकी समझ है, उसको लर्न हो जाता है, वो कभी कभी रिस्पॉन्ड कर देता है, ऐसा रिस्पॉन्ड करता है कि मुझे लगता है कि वो 8 साल के बच्चे के बराबर तो कर ही रहा है। तो मैं अल्फाबेट के बजाय डायरेक्ट मैं उसको क्लास 1 का सिलेबस क्यों ना स्टार्ट करूं? अब बोलेगा कि क्लास 1 का सिलेबस कैसे स्टार्ट कर दे मैम, उसमें तो पूरी लिटरेसी होती है, सेंटेंस होता है, कैसे पढ़ेगा? तो कई बार हम फॉरवर्ड चेनिंग के बजाय बैकवर्ड चेनिंग स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे टुकड़ों में नहीं आता है करना, तो मैं इकट्ठा मोटे मोटे शब्दों में, हम कई बार बच्चों को रोट लर्निंग करते हैं ना, रट्टा मारना सिखाते हैं। कुछ बोलने के लिए, स्पीच के लिए भी हम एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं। तो वैसे ही अगर आप एजुकेशन में कोई भी क्लास अगर आप स्टार्ट करते हैं, उसमें छोटी छोटी स्टोरी है, आप घूमते फिरते खिलाते घुमाते उसको वही स्टोरी सुना दीजिए ना, उसके वही जो कठिन शब्द होते हैं, टफ हार्ड वर्ड होता, वही सुना दीजिए ना। देखिए उसका चेंज हो जाएगा, उसका जो पढ़ने का तरीका, जहां आप अल्फाबेट्स में लटके हुए थे, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वो बदलाव आ रहा है, उसको स्टोरी के कुछ कैरेक्टर्स याद हो रहे हैं। हमारे बच्चे कार्टून बहुत अच्छा से याद कर लेते हैं ना, कार्टून में तो लगातार में बोलते जाता है, बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर हैं, सबको याद कर लेता है, और उसके जैसा वो क्रिएट भी करना शुरू करता है, अपने आप को क्रिएट भी करना शुरू करता है। तो वो ये थोड़ी देखता है कि वो पीछे कैसे बना, उसको वो पसंद आ गया, वो उसके दिल में उतर गया, इसलिए वो जैसा वो बोलता है ना, वैसा वो बनने की कोशिश करता है। तो स्पेशल एजुकेशन में जब हम देखते हैं कि मेरे बच्चे का एज इतना होता जा रहा और मुझे उसके लिए कुछ तो सोचना होगा, कोई जगह तो फिक्स करनी होगी, तब हम ये छोटे छोटे चीज को साइड में करते हुए हम बैकवर्ड चेनिंग से स्टार्ट करते हैं और हम डायरेक्ट उसको उस मोड में ले जाते हैं जो मोड एजुकेशन की तरफ जाता है। हमारे बहुत सारे बच्चों को नहीं लिखना आता मैम, सिर्फ वो साइन कर लेते हैं, लिखना नहीं आता। कॉन्सेप्ट को जो, जैसे मैं लेवल 8 की बात करती हूँ, सी लेवल की बात करती हूँ, लंबे लंबे आंसर्स होते हैं पर बच्चा छोटे छोटे में जवाब दे पाता है। तो जो उसका राइटर होता है ना, उसका काम होता है कि वो पूरे सेंटेंस को फॉर्म करे, लेकिन वो जवाब तो दे रहा बच्चा, आप उसके जवाब को तो नहीं डिनाई कर सकते हो, ठीक है? यस मैम, गॉट इट। आप उस तरह से बच्चे को तैयार कीजिए तो डेफिनेटली बच्चा करेगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। कुछ कहना है स्वाति जी? गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग, बोलिए। मैम मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मेरी डॉटर अभी 7 इयर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे मैं घर पे तो मैं करवाती हूँ, एकेडमिकली मैं फोर्सफुली करवाती हूँ कि तुम्हें प्लस करना है तो करना है, या कुछ वर्ड्स लिखने हैं या कुछ भी हिंदी का करवाना है तो मैं करवाती हूँ। बट मुझे डाउट ये हो रहा है कि अगर मैं एग्जामिनेशन सेंटर में गिवन पीरियड ऑफ टाइम हमें मतलब 3 घंटे में इतना पेपर कंप्लीट करना है, तो मेरी बेटी अगर नहीं कर पाएगी उस टाइम पे, उतने गिवन पीरियड टाइम पे, तो हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, और जो राइटर होगा वो हम होंगे या फिर स्टडी सेंटर डिसाइड करेगा कि कौन बच्चे का राइटर बनेगा, या बच्चा खुद भी कर सकता है?
अगर आप एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, हर घंटे पे 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो मतलब अगर 3 घंटे का एग्जाम है तो आपको 4 घंटे मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहते, मुझे स्क्राइबर की आवश्यकता है, तो स्क्राइबर आप लेके जाएंगे, स्टडी सेंटर स्क्राइबर नहीं देगा। और स्क्राइबर हमेशा बच्चे से 1 क्लास छोटा होना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो मैम ये जो राइटर होगा वो अपने आप से, जैसे बच्चे ने मान लो कुछ थोड़ा सा 2-3 शब्द के आंसर, मतलब थोड़ा सा कुछ बोला और बच्चा राइटर ने पूरा मतलब सेंटेंस लिख, तो राइटर पे डिपेंड करता है कि वो चालाकी भी कर सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है? तो कैसे, मतलब कैसे काम होता है ये, मतलब राइटर कौन लेके आ रहा? राइटर तो पेरेंट्स लेके आ रहे हैं ना, कैंडिडेट लेके आ रहा। तो हाँ राइटर जी, और बच्चे की ट्यूनिंग तो आपस में उन दोनों की होनी चाहिए। हाँ जी, ठीक है। अब राइटर चालाकी कर रहा है, ये शब्द मैं यहाँ पे नहीं सही मानूंगी, क्योंकि राइटर आपका है। राइटर या तो हाँ जी, उसका हाँ, सिस्टर, या तो उसका ब्रदर, या तो उसका कोई रिलेटिव है। उसका उस बच्चे के साथ कितना ट्यूनिंग है उस पर डिपेंड करता है। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि 10th क्लास में जो बच्चा एग्जाम देने जा रहा और जो बिल्कुल 10th में आ रहा, वो भी उसको नहीं फॉलो कर पाता, क्योंकि उसका उस बच्चे का साथ ट्यूनिंग अच्छा नहीं है। उसको आता है फिर भी वो नहीं कर पाता है। ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये डिपेंड करता है कि आप जो राइटर ले जा रहे हो, पहले आप राइटर के साथ बात कर लो, उसको समझा दो। घर में भाई बहन होने के बावजूद भी कई बार वो उल्टा निकलता है, तो वहां पे आपको राइटर को पहले समझाना चाहिए कि हाँ ये जी, हाँ जी, इसके कितना ये एलिजिबल है, कितना जवाब दे पाएगा, आपको उसको किस हिसाब से लिखना। अगर 2 नंबर का है तो आप 1 सेंटेंस में देते तो आपको 2 नंबर मिलेगा ना। अगर वही चीज 10 नंबर का है, सॉरी, और आप उसको 1 लाइन में जवाब देंगे तो नंबर नहीं मिलेगा ना वैसे। हाँ जी, तो ये समझाना आपका काम होता है राइटर को। ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। ठीक है। और अब हम आगे चलते हैं। शिवानी जी, जो आपका सवाल था ऑन डिमांड का, मैं Yes, ma'am. सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी को बहुत कम में लेके जाऊंगी, डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी। सेकेंडरी के लिए मिनिमम एज 14 प्लस होनी चाहिए। कोई बच्चा डायरेक्ट ओबी नहीं किया है, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं किया है, फिर भी वो 10th देने के लिए कैपेबल है, तो वो एक अंडरटेकिंग लगा के अपना 10th के लिए रेडी हो सकता है। ये भी प्रोविजन एनआईओएस के अंदर में दी गई है कि अगर कोई बच्चा फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया है, फिर भी वो एक सेल्फ सर्टिफिकेशन देता है कि मैं सो एंड सो, मैं एलिजिबल हूँ, मैं कैपेबल हूँ 10th के एग्जाम को देने के लिए, तो वो उस तरह का एक एफिडेविट बनता है, वो उसमें अटैच किया जाता है फॉर्म भरने के समय, और तब आपका एडमिशन कंफर्म होता है। वहां पे आप सेकेंडरी का एग्जाम देने के लिए तैयार है। सेकेंडरी का एडमिशन थ्रू आउट द ईयर होता है, पूरे साल कभी भी हो सकता है, लेकिन उसमें स्ट्रीम और ब्लॉक चेंजेस होते हैं। स्ट्रीम 1 का एग्जाम हमेशा अप्रैल में होता है और स्ट्रीम 2 का एग्जाम हमेशा अक्टूबर में होता है। तो इस तरह से 1 साल के गैप में आप कभी भी एडमिशन लेके दे सकते हैं, लेकिन मिनिमम एज आपको वहां पे कवर करनी है। सेकेंडरी से सीनियर सेकेंडरी जाने के लिए कम से कम 2 साल का गैप होना जरूरी है, और सीनियर सेकेंडरी में सेकेंडरी का सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। सर्टिफिकेट और मार्कशीट के बिना आप सीनियर सेकेंडरी में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। अभी तक सेकेंडरी में आपके पास ऑप्शन था, आप नो स्कूलिंग करके भी, फॉर्मल एजुकेशन नहीं है फिर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन सीनियर सेकेंडरी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपको पहले सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। बात थी यहाँ पे भी आपको स्टडी सेंटर का चुनाव करना होगा। स्टडी सेंटर का काम है वो आपको टीएमए वहाँ पे आपको सबमिट करना है, उसके नंबर वो लगा के वहाँ भेजते हैं, रीजनल सेंटर को भेजते हैं, और आपका काम होता है कि एग्जाम फॉर्म भरना। एग्जाम फॉर्म अगर आप स्ट्रीम वाइज भर रहे हैं तो जैसे भी मैंने बताया कि अप्रैल और अक्टूबर का आपको करना पड़ता है, तो उसकी सूचना आपको पहले मिल जाती है। अप्रैल वालों का हमेशा एग्जामिनेशन फॉर्म जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, और अक्टूबर वालों का हमेशा एग्जामिनेशन फॉर्म जुलाई से स्टार्ट हो जाता है। आप इस दौरान अपना एग्जाम फॉर्म भरिए, पर्टिकुलर डेट शीट निकलेगा, उस डेट शीट पे आपको खुद ही एनआईओएस की वेबसाइट पे डेट शीट चेक करना है, कोई आपको बताएगा नहीं, आपको वेबसाइट पे चेक करना है
या फिर आपके मेल पे नोटिफिकेशन आता है, आप डेटशीट निकालिए, उस अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम सेंटर मिलता है, जरूरी नहीं है कि स्टडी सेंटर ही एग्जाम सेंटर होगा, यहाँ पे आपको बदल दिया जाएगा। आप सेकेंडरी एग्जाम के लिए बहुत ही आराम से जो एग्जाम सेंटर चूज करते हैं या जो एग्जाम सेंटर आपको मिला है, आपको वहां पे जाके एग्जाम देना है। अब एक बात रही कि ऑन डिमांड एग्जाम, जो भी व्यक्ति पहला ईयर सेमेस्टर वाइज एग्जाम दे देता है, उसके बाद जो भी उसके पेपर्स रह जाते हैं, तो वहां पे वो ऑन डिमांड एनआईओएस की वेबसाइट से ऑन डिमांड का एक कॉलम होता है, ऑन डिमांड में जाके आपको फॉर्म भरना है। उसमें डेट मेंशन होते हैं कि आपको हफ्ते के अंदर में देना है, 15 दिन के अंदर में देना है, या 8 दिन के अंदर में देना। उस पर्टिकुलर डेट को चूज कीजिए, तभी जाके आपको वहां पे उस तारीख का डेट शीट मिलता है और आपको इस एग्जाम के लिए रीजनल सेंटर पे जाना होगा। यहाँ पे कोई स्टडी सेंटर नहीं मिलेगा, जो आपका रीजनल सेंटर है वहीं पे जाके आपको एग्जाम देना है। ठीक है, तो ऑन डिमांड का यहाँ पे ये रोल होता है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? मैम देयर इज वन क्वेश्चन। मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर वो 9th क्लास में, 8th या 9th क्लास में रेगुलर स्कूल में पढ़ रहा है और उस टाइम पे जाके उसको प्रॉब्लम आ रही है कि स्कूल वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो क्या वो 8th से डायरेक्टली सेकेंडरी के लिए, मतलब 9th या 10th एनआईएस के लिए वो जा सकते हैं डायरेक्टली? अगर उसका एज है तो बिल्कुल जा सकता है। आपको उस स्कूल से जो भी पास या फेल जिसका भी मार्कशीट मिल रहा है लीजिए, टीसी लीजिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लीजिए और आप डायरेक्ट 10th में एडमिशन करवाइए अपना। तो जैसे आपने बताया कि ये स्टडी सेंटर का अपना क्यूरिकुलम होता है, अपना तरीका होता है और हर स्टडी सेंटर का डिफरेंट होता है। नहीं, हाँ, अब मैं बताती हूँ। 10th और 12th में एनआईएस का अपना बुक्स होता है, आपको वही फॉलो करना है। यहाँ पे स्टडी सेंटर का रोल खत्म हो जाता है। स्टडी सेंटर का काम सिर्फ पीएमए का है। अब जो एनआईएस का सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का बुक्स होता है, उसी को आपको फॉलो करना है। वो बुक्स भी आपको एडमिशन के बाद आपके डैशबोर्ड पे एक गोडाउन का एड्रेस दिखता है, उस गोडाउन से जाके वो बुक्स कलेक्ट करनी है और वही पढ़ाना है आपको, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करवानी है। ओके, तो एक चीज है यहाँ पे, एनआईएस ऐसा नहीं है कि इट्स स्पेसिफिकली फॉर हमारे बच्चों के लिए है कि जिनको ऑटिज्म है, ये किसी के लिए भी है। तो जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आ जाता है कि हमारे बच्चे उतना सिलेबस कवर नहीं कर सकते हैं। तो एक होता है आईईपी, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि कहा जाता है कि नॉर्मल स्कूल, रेगुलर स्कूल से दे हैव टू फॉलो दिस, बट बहुत कम होता है कि वो फॉलो करें। बट उसमें ये होता है कि सिलेबस जो होता है वो शॉर्ट कर दिया जाता है। तो क्या ये प्रोविजन एनआईएस में भी है कि सिलेबस को थोड़ा छोटा कर दिया जाए? नहीं, एनआईएस में ये सिलेबस छोटा करने का कोई प्रोविजन नहीं है। आपको अदर फैसिलिटी मिल रही है, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा, आपको स्क्राइबर या राइटर की सुविधा मिल रही है, तो सिलेबस को कहीं भी कट नहीं किया जाता। और जैसे मैथ वगैरह में थोड़ा बच्चे हमारे इतना सा चैलेंज फेस करते हैं, तो आपके पास सब्जेक्ट चूज करने के बहुत ऑप्शन है वहाँ पे सर। अच्छा, आप मैथ्स मत लीजिए, आप साइंस मत लीजिए, वहाँ पे कुल 17 लैंग्वेज है। 17 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं, 1 या 2, और 3 सब्जेक्ट आपको इधर चूज करना है। उसमें भी 20 या 21 सब्जेक्ट का लिस्ट दिया हुआ है, उसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, कोई भी 3 या 4 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ओके। और लास्ट क्वेश्चन है, ये जो अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, अभी ये इम्प्लीमेंट हुई नहीं, आई गेस इन प्रोसेस है, तो ये कैसे एनआईएस को इम्पैक्ट करेगी उसके पूरे करिकुलम को? जी, एनईपी के बाद हमारी मीटिंग हुई है और उसमें ये कहा गया है कि कम से कम अभी तक जिस भी तरह से मेन स्ट्रीम हो या डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे हों या हमारे स्पेशल स्टूडेंट हो, अगर कोई भी स्टडी सेंटर यूं ही पढ़ा देता है, यूं ही पास कर देता है, तो वो अब मान्य नहीं होगा। कम से कम एनईपी में कहा गया कि अगर बच्चा क्लास 3rd के लिए एग्जाम के लिए दे रहा है, तो उसको क्लास 3rd का लेवल तो आना चाहिए, पता होना चाहिए। इसीलिए जो स्टडी सेंटर ओपन बेसिक का जो एग्जाम लेती है, तो उसके क्वेश्चंस पेपर, उनके कॉपीज
वो वापस से वहां पे जाता है, रीजनल सेंटर में जाता है, वापस से रीचेक होने के लिए जाता है कि यस बच्चे का उतना लेवल तो होगा। और टाइम टू टाइम एनआईएस में बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे हमारे आपके सीबीएसई स्कूल में प्रोग्राम होते हैं ना, वैसे एनआईएस के भी स्टूडेंट के कई सारे प्रोग्राम होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। वहां पे भी इन बच्चों को ये सारे प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं कि वो अपना जो भी टैलेंट है या जो कुछ भी है वो उसको वहां पे शो कर सकते हैं। और 10th का सिलेबस तो जैसे मेन स्ट्रीम के लिए है वैसे हमारे स्टूडेंट के लिए, तो यहाँ पे तो कोई भी कटिंग वटिंग वाली बात है ही नहीं, आपको वही करना है जैसे बाकी मेन स्ट्रीम वाले स्टूडेंट करें। तो हमारे पास ऑप्शन यही है कि हम वो सब्जेक्ट चूज करें जिसमें हमारे बच्चे परफॉर्म कर सकें, एंड इन एडिशन टू दैट हमें एक थोड़ा एडिशनल टाइम मिल जा रहा है, इसके अलावा और कोई वो नहीं है हमारे पास। एडिशनल सर स्क्राइब मिलता है आपके लिए, और आपको टाइम, राइटर है, टाइम है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। अच्छा राइटर भी मिलता है हमें? हाँ राइटर मिलता है आपको, 10th 12th में भी राइटर मिलेगा, वोकेशनल सब्जेक्ट में भी राइटर मिलेगा, इनफैक्ट कॉलेज एजुकेशन में भी राइटर मिलता है। ओके ओके, फिर तो ठीक है। किसी के लिए भी, चाहे वो ऑटिज्म हो या आईडीडी का हो या फिर वो विजुअली इम्पेयर्ड हो, किसी भी तरह की जो 21 डिसेबिलिटी है उसमें से कोई भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट उसके पास होता है, उसको राइटर वो डिमांड करता है तो उसको मिलता है। प्रोविजन है उसको कि जब आपका हॉल टिकट वगैरह आ जाता है तो आपको वो सारा चीज, जो भी राइटर बनेगा उसका एक आई कार्ड आधार कार्ड लेके रीजनल सेंटर जाना पड़ता है, वहां से एक लेटर इशू होता है उसके प्रति, और फिर वो लेके जो भी एग्जाम सेंटर होता है वहां पे वो जा सकता है। यस राइटर सिबलिंग हो सकते हैं, कीर्ति शर्मा जी ने पूछा, डेफिनेटली राइटर सिबलिंग हो सकते हैं। एनीथिंग एल्स? Shivani ji, do we have any other question from the parents who? I think almost किसी का कोई question है तो please you may ask. सर ये एनआईओ सेंटर्स का लिस्ट जो है वेबसाइट पे मिल जाएगा? एनआईओ ऑथराइज्ड सेंटर्स का वेबसाइट पे मिल जाएगा? अनिमेश जी मैं सुन नहीं पा रही हूँ आपको। सर एनआईओ ऑथराइज्ड सेंटर्स का लिस्ट इस पे मिलेगा क्या वेबसाइट पे? Ma'am is asking NIS का authorized center का list is available on the website. Yes, yes, definitely. आप जैसे ही डैशबोर्ड पे जाएंगे आपको मिल जाएगा, लिस्ट मिल जाएगा। ओके, लिस्ट मिल जाएगा, उसके फोन नंबर मिल जाएंगे, आप बात कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, किसी को भी मैं ये जरूर सजेस्ट करती हूँ कि आप यूं ही एडमिशन ना ले लें, आप कम से कम जरूर पता करें कि आपका जो स्टडी सेंटर है वो एग्जिस्टिंग है या नहीं है। सिबलिंग की एज बच्चे की एज से कम होनी चाहिए। एज नहीं मैम, यहाँ पे क्लास कम होना चाहिए। अगर वो 10th का दे रहा है तो 9th का बच्चा होना चाहिए, अगर वो 8th का दे रहा है तो 7th का बच्चा होना चाहिए, कोई भी एज उसकी क्लास कम होनी चाहिए। मैम एक क्वेश्चन राजेश जी का मुझे दिख रहा है यहाँ पर, इज देयर एनी प्रोविजन टू प्रेफर ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस? नो नो, मल्टीपल चॉइस का कोई वो ऑप्शन नहीं है, उनके अपने पैटर्न है, उस पैटर्न के हिसाब से ही आपको करना। किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज आस्क। आई थिंक मैम वी आर ऑलमोस्ट थ्रू विद, आपने पूरा डिटेल में अच्छे से बताया है, तो आई थिंक वी हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन बेसिक एजुकेशन ऑफ NIOS। जी होप कि आप सबको, हाँ बताएं। एक क्वेश्चन पूछना है मुझे, जैसे बच्चे को नॉर्मल स्कूल में मैं भेजती हूँ, बच्चा बैठकर के बाद दोस्ती करना सीखते मिलना सीखते, और उसी टाइम में मैं NIOS में भी उसका रजिस्ट्रेशन करा देती हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो स्कूल भी जाए और NIOS के रजिस्ट्रेशन में रहे, वहाँ पे वो उसका एग्जाम में वहाँ क्लियर करा दे? हाँ रत्नम जी, कई सारे इस तरह के स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि मनोविकास भी एक स्टडी सेंटर है NIOS का,
और हमारे पास ओबी और प्लस जो स्पेशल सेट होता है, एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट है हम लोग 10th के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। और यहाँ पे हमारे पास भी वैसे बच्चे जुड़े होते हैं जो अदर पब्लिक स्कूल में पढ़ तो रहे हैं, बट वो वहाँ के करिकुलम या वहाँ के सिलेबस को नहीं फॉलो कर रहे, वो उस स्कूल में बाकी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एजुकेशन के लिए वो एनआईओएस का करिकुलम फॉलो कर रहे हैं और एनआईओएस के माध्यम से वो जुड़े हुए हैं एजुकेशन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए वो अपने स्कूल में काम कर रहे हैं। तो मैम ये ऐसा हो सकता है? यस, डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। ओके, थैंक यू मैम। और अर्पित अग्रवाल जी, मैं हमारा सेंटर ईस्ट दिल्ली में है, नियर करकड़ुमा के पास। यहाँ पे मनोविकास चैरिटेबल सोसाइटी के नाम से हमारा स्कूल है, जिसके अंदर में एनआईओएस की ये दोनों जो एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट है वो चलते हैं। मैं आप लोगों को अगर शिवानी जी परमिशन दे तो मैं अपने यहाँ का नंबर इनको लोगों को शेयर करूं, या आप करना चाहते हैं तो वो कर दीजिए। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं कभी भी। श्योर मैम। If you can share your email ID also, ma'am. I Yes, think मैं किसी को कोई ऐसा क्वेरी है तो they can email also. और मैं आपको अपना वेबसाइट भी शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर आप लोग विजिट करना चाहें तो इस वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेरीज हो तो आप इस पे देख सकते हैं। होप कि मैंने आप लोगों की क्वेरीज शॉर्ट आउट की होगी। इसके अलावा मैंने अपना नंबर यहाँ शेयर किया है, वेबसाइट शेयर किया है और अपना ईमेल आईडी शेयर किया है। अगर आपको फिर भी कभी भी एडमिशन लेने में कोई क्वेरीज पूछनी है, कोई जानकारी लेनी है तो आप पूछ सकते हैं। I think मैम किसी की कोई क्वेरीज है तो आप प्लीज पूछ लीजिए। Anything else? I think सबकी क्वेरीज हो ही चुकी हैं, so I think we can close now. And thank you very much, ma'am. It was a very very informative session, and we will keep in touch, and we'll have another session soon. So let us just go to the website and understand. तो जब भी सबकी queries इकट्ठी होंगी, then again we will request you to come on the platform and help us. ओके, थैंक यू शिवानी जी, थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ।